जय हिंद। जैसा कि आपने सुना होगा कि आजकल टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी की चर्चा जोरों पर है और साथ ही साथ यह भी चर्चा जोरों पर है कि सरकार सारी भर्तियां संविदा पर करने जा रही है। 2000 के बाद जो मैनेजमेंट कोटा से हुए हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है। तो सरकार नित्य नए नए फैसले ले रही है। तो इसलिए यह वैकेंसी आपके लिए सुनहरा अवसर है। सरकार कोई ठोस निर्णय ले इससे पहले आप इस अवसर को भुना लीजिए। तो इन्हीं बातों को संज्ञान में लेते हुए हम टीजीटी, पीजीटी शुरू करने जा रहे हैं। तो आप यह जानते होंगे कि जो लोग टीजीटी सोशल साइंस से दे रहे हैं तो उनके लिए यह जरूरी है कि बीए में 4 सब्जेक्ट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट हो। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। इन 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट अगर आप बीए में पढ़े हैं तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें एक कंफ्यूजन होता है यह कि सर हमारा पॉलिटिकल साइंस, हम पॉलिटिकल साइंस से थे और ज्योग्राफी से थे, तो ये दोनों सब्जेक्ट हमने 2 साल केवल पढ़ी है। तीसरे साल में हमने एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस ले लिया था। तो क्या हम टीजीटी की परीक्षा दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। चाहे सब्जेक्ट को 2 साल पढ़ा है, चाहे 3 साल पढ़ा है। बस मायने यह रखता है कि आपने चारों में से बीए में 2 सब्जेक्ट पढ़ा है कि नहीं। अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी चीज यह है कि परीक्षा में तो एक ही पेपर होगा, उसमें चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। केवल 2 सब्जेक्ट करना है। कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, चाहे उस सब्जेक्ट को आपने बीए में पढ़ा है या ना पढ़ा है। ये परीक्षा की बात, हम पेपर की बात कर रहे हैं। जैसे आपने बीए में ज्योग्राफी पढ़ा है और हिस्ट्री पढ़ा है, लेकिन आप परीक्षा में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का कर सकते हैं। तो कोई 2 सब्जेक्ट आप को चुनना है परीक्षा में, ठीक है। एलिजिबिलिटी के लिए जरूरी है चारों में से 2 होनी चाहिए। और परीक्षा में कोई 2 सब्जेक्ट चुन लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम इन चारों सब्जेक्ट, सोशल साइंस की चारों सब्जेक्ट्स में 2 सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, नागरिक शास्त्र और इतिहास। ये दोनों कॉम्बिनेशन सबसे लोकप्रिय कॉम्बिनेशन है। ज्यादातर लोग नागरिक शास्त्र और हिस्ट्री रखते हैं। तो नागरिक शास्त्र में तो कोई दिक्कत नहीं है। 62 क्वेश्चन आता है, तो केवल अगर आप नोट्स पढ़ लेंगे और यूथ कंपटीशन वाले वही पीसीएस का हल पेपर ले लेंगे तो 62 में हो सकता है 62 क्वेश्चन फंस जाए, नहीं तो 58-60 करेंगे ही। पॉलिटिकल साइंस में नहीं दिक्कत है। हिस्ट्री में भी अगर मेहनत करेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे। तो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का है। जिसको हिस्ट्री पढ़ने से कुछ दिक्कत है
तो उसके लिए विकल्प ज्योग्राफी का हो सकता है, या मतलब अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो ले सकते हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय कॉम्बिनेशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का है। ठीक, तो हम आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, हिस्ट्री आपको विजय एस यादव पढ़ाएंगे। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ आपको बताते हैं। पॉलिटिकल साइंस का मतलब राजनीति विज्ञान, लेकिन जो आपका विषय है वह नागरिक शास्त्र है। तो इंटर तक जिसे हम नागरिक शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं, वही बीए और एमए में राजनीति विज्ञान शीर्षक से पढ़ते हैं। तो राजनीति शास्त्र और नागरिक शास्त्र में क्या अंतर है ये बाद में समझिएगा, जब वो आप विषय को पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो हम आपको राजनीति शास्त्र ही पढ़ाएंगे। तो राजनीति शास्त्र पढ़ाने का मतलब वो नागरिक शास्त्र आप पढ़ लेंगे। ठीक, तो चलिए आज बताते हैं कि ये राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान क्या है, इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो मोटा मोटा हम आपको आज यह बता देंगे कि नागरिक राजनीति विज्ञान क्या है और उसमें आपको क्या पढ़ना है। राजनीति विज्ञान क्या है इसको बताने के ही क्रम में पूरा सिलेबस आप जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, दो चीजें हैं, एक होता है व्यक्ति और एक है राज्य। व्यक्ति है और क्या है, राज्य। ठीक, व्यक्ति राज्य में रहता है, तो व्यक्ति और राज्य। तो राजनीति विज्ञान व्यक्ति और राज्य संबंधों की कहानी कहता है, और इस कहानी का जो सूत्रधार है वो है सरकार। ठीक है, इसको यूं देखिए, एक त्रिभुजाकार स्थिति बनेगी कि ये देखिए, ये व्यक्ति राज्य संबंधों की कहानी कहेगा और यहां होगी आपकी सरकार, ये यहां होगी सरकार, ये है सरकार। ठीक है, और यहां है ये राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान व्यक्ति और राज्य संबंधों की कहानी कहता है, और इस कहानी का सूत्रधार, इस कहानी को दिशा देने वाली, इस कहानी को नियंत्रित नियमित करने वाली कौन है, सरकार है। ठीक, इसलिए राजनीति विज्ञान को कुछ लोग कहते हैं व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन है, ये व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार के अध्ययन का मतलब व्यक्ति कौन कौन कैसे राजनीतिक व्यवहार करता है, कैसे वोट देता है, कैसे सरकार के कानूनों का पालन करता है, इन सब का अध्ययन है। कोई कोई कहता है नहीं, राजनीति राज्य का अध्ययन है? राज्य का अध्ययन है, मतलब राज्य की उत्पत्ति राज्य के कार्य, उत्पत्ति, स्वरूप, कार्य इत्यादि का अध्ययन है। ठीक है, इत्यादि का अध्ययन है।
अध्ययन इत्यादि का अध्ययन है। कोई कोई कहता है कि नहीं, राजनीति शास्त्र जो है ये सरकार का अध्ययन है, क्योंकि सरकार ही व्यक्ति राज्य संबंधों को संचालित करती है, तो राजनीति सरकार का अध्ययन है? तो सरकार किन सिद्धांतों के आधार पर चलती है, सरकार किन नियमों के आधार पर चलती है? तो संविधान या कानून के आधार पर चलती है। तो एक तरह से राजनीति क्या है? संविधान और सरकार की संस्थाओं का अध्ययन, और सरकार की संस्थाओं का अध्ययन, सरकार की संस्थाओं का अध्ययन। ठीक, ये सब हम डिटेल में आपको बताएंगे कि राजनीति क्या है। आज मोटी मोटी कहानी बता रहे हैं, संस्थाओं का अध्ययन। ठीक, तो एक तरह से राजनीति विज्ञान क्या हो गया? व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन, राज्य की उत्पत्ति, उसके स्वरूप, उसके कार्य का अध्ययन, सरकार और उसकी संस्थाओं का अध्ययन, मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान है। ठीक, तो मोटे तौर पर राजनीति का मतलब आप जान गए कि राजनीति व्यक्ति का अध्ययन है, राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है। ठीक, तो राजनीति का सरोकार इन तीनों से है। अब हम ये बताने जा रहे हैं, यही आपके सिलेबस में है, यही इतनी चीज सिलेबस में है और इसी का हम विस्तार करने जा रहे हैं। तो सिलेबस का विस्तार हो जाएगा। वास्तव में आपके पूरे सिलेबस में, राजनीति के पूरे सिलेबस में यही तीन चीजें ही हैं कि व्यक्ति का अध्ययन, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता है, समानता है, व्यक्ति को न्याय है, व्यक्ति के अधिकार हैं, इन सब पर चर्चा होगी। इस पोर्शन में राज्य की उत्पत्ति, उसके स्वरूप, उसके कार्यों की चर्चा होगी, राज्य से संबंधित विचारधाराओं की चर्चा होगी। यहां सरकार के बारे में बताया जाएगा, सरकार क्या है, सरकार कितने प्रकार की होती है, संसदीय सरकार, अध्यक्षीय सरकार, संघात्मक सरकार, एकात्मक सरकार। फिर ये बताया जाएगा सरकार किन नियमों कानूनों के आधार पर चलती है, वो नियम कानून जिस किताब में लिखे होते हैं वही संविधान की किताब कहलाती है। तो कहने का मतलब आप सरकार के वर्गीकरण के साथ साथ पूरे संविधान के बारे में पढ़ेंगे। यही राजनीति है। ठीक है, यही राजनीति विज्ञान है। अब हम लोग मोटा मोटा सिलेबस के बारे में जान गए हैं, अब इसी का विस्तार कहेंगे, मतलब थोड़ी सी कहानी बताएंगे, राजनीति कौन सी कहानी कहती है। तो कहानी सुनिए हमारी जुबानी। तो कहानी यह है कि इसमें दो कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर है व्यक्ति और एक कैरेक्टर है राज्य। तो व्यक्ति नामक जो कैरेक्टर है, इसका वास्तव में क्या कैरेक्टर है, इसका चरित्र क्या है, व्यक्ति को क्या चाहिए? ये कहता है हमको स्वतंत्रता चाहिए। व्यक्ति कहता है हमको क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। ठीक। राज्य क्या चाहता है? इसका क्या कैरेक्टर है? ये कहता है हमको सत्ता चाहिए। सत्ता का मतलब शक्ति। ये कहता है हमको शक्ति चाहिए, सत्ता चाहिए। और ये कहता है कि हमको स्वतंत्रता चाहिए। अब देखिए, इतना तो आप स्वतंत्रता का मतलब जान ही रहे होंगे। जो हम करना चाहें
वो हमको करने दिया जाए, ये स्वतंत्रता है। और सत्ता का भी मतलब आप जानते होंगे कि किसी के ऊपर शक्ति का प्रयोग, कानूनों का प्रयोग, वही सत्ता है। तो दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल भिन्न भिन्न है। और जब कैरेक्टर भिन्न भिन्न है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर दोनों के बीच संबंध कैसे स्थापित होगा? और संबंध नहीं स्थापित होगा तो राजनीति का जन्म कैसे होगा? सवाल यह है। तो इसी सवाल से राजनीति जूझती है। ठीक, तो देखिए, स्वतंत्रता का मतलब आप जान गए हैं कि व्यक्ति ये चाहता है कि हम ही अपने भविष्य के निर्माता हैं, अतः अपने भविष्य के निर्माण के लिए हम जो करना चाहें हमको करने दिया जाए, ये स्वतंत्रता की मांग करता है। ठीक, और राज्य कहता है कि नहीं नहीं, तुम जो करना चाह रहे हो हम मनमाना तुम्हें करने नहीं देंगे, तुम पर अपने कानूनों का प्रयोग करेंगे, अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जब आप शक्ति का प्रयोग कर दोगे, सत्ता का प्रयोग कर दोगे, फिर स्वतंत्रता कैसे रहेगी? जहां सत्ता है, शक्ति है, वहां स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। जैसे घर में जब तक पिताजी हैं, उनकी हनक है, तब तक आप स्वतंत्र महसूस करते हैं। अगर किसी दिन पिताजी नहीं हैं बाय द वे घर में, तो आपको लगता है कि आज तो हम फ्री हैं, आज कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जहां सत्ता होगी वहां स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसी द्वंद्व को मिटाने के लिए राजनीति विज्ञान में तमाम विचारधाराएं आई और वो विचारधाराएं डिफाइन करती हैं किसको? स्वतंत्रता को, सत्ता को, कि कितनी सत्ता का प्रयोग राज्य करे और इसे कितनी स्वतंत्रता मिले कि यह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, अपने भविष्य का निर्माता बन सके। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब कि सत्ता और स्वतंत्रता को मतलब संबंधित करना पड़ेगा। अगर संबंधित नहीं किया गया तो व्यक्ति के लिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी और राज्य के लिए व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होगा। समझ गए? अगर व्यक्ति कहता है कि हम जो करना चाहें हमें करने दिया जाए, हमारी स्वतंत्रता है, इस रूप में स्वतंत्रता को परिभाषित किया जाता है, तो व्यक्ति के लिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मनमाने करना है तो किसी की क्या जरूरत है? तब राज्य की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इस रूप में जो लोग स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं वो राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। ऐसे लोगों को अराजकतावादी कहते हैं। ये लोग कहते हैं जहां स्वतंत्रता है वहां राज्य नहीं है और जहां राज्य है वहां स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि राज्य होगा तो कुछ न कुछ स्वतंत्रता छीनेगा। समझ गए? तो इसको लेकर तमाम विचारधाराएं हैं, अभी उन विचारधाराओं के बारे में हम बताएंगे। तो अब देखिए, इस सत्ता और स्वतंत्रता के बीच जो लड़ाई है, सत्ता का मतलब वो लड़ाई यही है कि इसमें कई विचारधाराएं आती हैं। जैसे एक विचारधारा है अराजकतावाद। अराजकतावाद 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 क्या कहता है? अराजकतावाद कहता है कि राज एक बुराई है, क्योंकि राज सत्ता
सत्ता का प्रयोग करता है, और जहां सत्ता का प्रयोग होगा वहां स्वतंत्रता रह नहीं सकती। इसलिए ये कहता है कि समाज कैसा होना चाहिए, राज्य विहीन होना चाहिए, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां स्वतंत्रता होगी वहां राज्य हो ही नहीं सकता। तो अराजकतावाद किसकी बात करता है, ये राज्य विहीन समाज की। राज्य को क्या कहता है, राज्य अनावश्यक बुराई है, ये कहेगा राज अनावश्यक बुराई है और इसको समाप्त होना ही चाहिए। ठीक है, तो कई अराजकतावादी हैं, जैसे गांधी का राम राज्य जो है एक तरह का अराजकतावाद है, मार्क्स का साम्यवाद एक तरह का अराजकतावाद है। तो ये वाली बात है। अब दूसरी विचारधारा, ये तो कहानी खत्म कर दी है, ये तो कहानी खत्म कर दी है भाई। एक हीरो रहेगा, दो हीरो नहीं, कहानी में एक ही हीरो रहेगा, व्यक्ति। राज्य की कोई आवश्यकता है ही नहीं है, ये कहानी खत्म, ये कहानी बड़ी छोटी है इनकी। दूसरी विचारधारा आती है व्यक्तिवाद। ठीक है, दूसरी विचारधारा किसकी है, व्यक्तिवाद की। व्यक्तिवाद शब्दावली से देखिए, मतलब है ये व्यक्ति को प्राथमिकता देगी। जब व्यक्ति को प्राथमिकता देगी तो स्वतंत्रता को प्राथमिकता देगी, स्वतंत्रता को प्राथमिकता देगी तो सत्ता इसे अखरेगी, क्योंकि जहां स्वतंत्रता होगी वहां सत्ता हो ही नहीं सकती। थोड़ा सा ये आगे बढ़ते हैं, ये भी कहते हैं राज्य एक बुराई है, क्योंकि वह सत्ता का प्रयोग करके स्वतंत्रता को छीन लेता है। इसलिए राज्य नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं व्यक्ति के पास जहां सत्ता आवश्यक हो जाती है। ये कहता है व्यक्ति तो सब कुछ अपना कर लेगा, लेकिन अपनी सुरक्षा अकेले नहीं कर पाएगा, इसलिए सत्ता का होना जरूरी है। तो इसीलिए लोग कहते हैं राज्य एक आवश्यक बुराई है। बुराई तो है लेकिन आवश्यक है। बुराई क्यों है, क्योंकि यह स्वतंत्रता को छीन लेती है। आवश्यक क्यों है, इसलिए कि बिना सत्ता के व्यक्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। तो ये क्या हो, ये कहेंगे राज्य क्या है, एक आवश्यक बुराई है, आवश्यक बुराई है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। ठीक, अब यहां देखिए, यहां ये तो राज्य विहीन, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, राज्य विहीन समाज, राज्य विहीन समाज की बात करते हैं, राज्य विहीन समाज की है, ये राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। और ये किसकी बात करेंगे, ये जब राज्य एक आवश्यक बुराई है तो ये कहेंगे कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, उसके कामों में दखलंदाजी ना करो। दखलंदाजी वहीं करो जब व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो सुरक्षा के अलावा व्यक्ति का कोई काम ना करो। समझ गए, व्यक्ति का कोई काम ना करो। व्यक्ति को अपने आप में, अपने ऊपर भरोसा है, वो सब कुछ कर लेगा, उसे अकेला छोड़ दो, बस चीन और पाकिस्तान से सुरक्षा करो। ठीक है, तो न्यूनतम सरकार, मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते हैं लोग, न्यूनतम राज्य की बात करते हैं। तो वर्तमान सरकार को, जो हमारी वर्तमान सरकार है, हमारी वर्तमान सरकार इसी विचारधारा को अपना आदर्श मानती है। ये कहती है कि भारत के लोग
सक्षम हैं, योग्यतम हैं, इसलिए भारत के लोगों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये लोग भी कहते हैं व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, व्यक्ति अपने लिए सब कुछ कर सकता है, उसको नौकरी की जरूरत नहीं है, वो अपना धंधा पानी कर लेगा। केवल कौन सा काम नहीं कर सकता, पाकिस्तान से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, चाइना से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए सरकार का सबसे अहम काम यही है कि नागरिकों को यह भरोसा दिलाए कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। और बाकी सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेल सरकारी रेल नहीं चाहिए, प्राइवेट हाथों में दे दीजिए, जिसके पास पैसा हो यात्रा करे। हॉस्पिटल सरकारी हाथों में नहीं चाहिए, जिसके पास पैसा हो दे दीजिए, मतलब किसी पूंजीपति को दे दीजिए, जिसके पास पैसा होगा वो अपना इलाज कराएगा, ना मरेगा। समझ रहे हैं? तो व्यक्तिवाद यही कहता है कि व्यक्ति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। तो वर्तमान सरकार के विरुद्ध जो हमारे अंदर आक्रोश पनप रहा है, असंतोष पनप रहा है, उसका मतलब क्या है कि सरकार के इस फंडे को हम मंजूर नहीं कर पा रहे हैं। सरकार तो कहती है व्यक्तिवाद होना चाहिए, आप सक्षम हैं, आप कहते हैं नहीं हम अक्षम हैं, बिना सरकारी नौकरी के जिंदा नहीं रह पाएंगे, बिना सरकारी हॉस्पिटल के हम अपना इलाज नहीं कर पाएंगे, बिना सरकारी स्कूल के हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन सरकार कहती है ये आपकी गलतफहमी है, हम जानते हैं आप योग्य हैं, सक्षम हैं, आप सब कुछ कर लेंगे, तो इसलिए सब हम बेच दे रहे हैं। टेंशन ना लीजिए, आप भूखे मरेंगे तो 5 किलो गेहूं दे देंगे और 500 रुपया दारू पीने के लिए, आपको क्या चाहिए? समझ गए? यही है। तो यहां अपनी सरकार क्या कह रही है? न्यूनतम राज्य की बात, हम केवल पाकिस्तान और चाइना से निपटेंगे, आप अपना निपट लीजिएगा अपने जीवन से। ये न्यूनतम राज्य की बात करते हैं, ठीक है, न्यूनतम राज्य की बात। अगली विचारधारा आती है जो ये कहती है न्यूनतम राज्य। न्यूनतम राज्य का मतलब एक तरह से नकारात्मक राज्य, कि सरकार को ये नहीं करना चाहिए, सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल पुलिस का काम करना चाहिए। नकारात्मक राज्य की बात ये करते हैं। आगे आइए समाजवाद। ये देखिए ये समाजवाद क्या है? समाजवाद ये तो कहता है कि व्यक्ति सुखी तो सब सुखी है, राम राम जपना पराया माल, अपना मैं भला तो जग भला। तो हर व्यक्ति ही सोच ले कि मेरी भलाई हो तो जग की भलाई हो जाएगी। समाजवाद कहता है नहीं, समाज इंपॉर्टेंट है, समाज का कल्याण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी समाज में व्यक्ति रहता है। अगर समाज की भलाई होगी तो व्यक्ति की भलाई होगी, है सब भले तब मैं भला। तो इसलिए ये क्या है? ये क्या मानेगा? ये राज्य को एक अच्छाई मानेगा कि राज्य कानून के जरिए सबको स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी सब कुछ दे। तो जो आप सरकार के विरुद्ध आपके अंदर जो आक्रोश पैदा हो रहा है, इसलिए कि आप समाजवादी सोच के हैं, आप सरकारीकरण की बात करते हैं। जहां सरकारीकरण की बात होगी वहीं समाजवाद है, और जहां
व्यक्तिगत प्राइवेट की बात होगी वहां व्यक्तिवाद है, मोटा मोटा पहचान यही है। सरकारी हॉस्पिटल समाजवाद, प्राइवेट हॉस्पिटल व्यक्तिवाद, सरकारी स्कूल समाजवाद, प्राइवेट स्कूल व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद समाजवाद में अंतर यही है। तो समाजवाद क्या मानेगा? राज्य अच्छाई है और अच्छाई है। अब समाजवाद यही कहेगा कि मां के गर्भ से लेकर मृत्यु की गोद तक राज्य को व्यक्ति के सरों के ऊपर साया बन के रहना है कि जैसे ही बच्चा मां के गर्भ में आए, राज्य चिंता करना शुरू कर दे, उस बच्चे को टीके लगाए, मां को पोषण दे, बच्चा स्वस्थ पैदा हो, जब वह पढ़ने लायक हो तो उसको फ्री शिक्षा दे जिससे वह पढ़ सके। दूर दराज स्कूल है तो उसको साइकिल दे, कंप्यूटर दे, सब कुछ राज्य दे। लड़की है तो शादी ब्याह के लिए खर्चा भी दे दे। अगर व्यक्ति के पास कोई है नहीं तो मर जाए तो सरकारी शमशान घाट में उसको ले जाए, उसका दाह संस्कार करे। तो यही समाजवाद है, आप यही चाहते हैं, लेकिन ये जो सरकार है वो व्यक्तिवाद चाहती है। ठीक है, तो राज्य अच्छाई है, तो इसका मतलब ये किसकी बात करेंगे? ये सकारात्मक राज्य की बात करेंगे, सकारात्मक राज्य की बात करेंगे। और क्या है, ये न्यूनतम राज्य की बातें करते हैं, सकारात्मक राज्य की बात करेंगे कि राज्य को मतलब लोगों के कल्याण के लिए कुछ कानूनों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जब राज्य की सत्ता का प्रयोग करेंगे तो यहां एक कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा? समानता। तो ये लोग किस पर बल दे रहे हैं? स्वतंत्रता पर। ये लोग स्वतंत्रता पर बल दे रहे हैं। ये किस पर बल दे रहे हैं? समानता पर बल दे रहे हैं। ठीक है, समानता पर। अगर पूंजीपति के लड़के को पढ़ने का अधिकार है तो गरीब के लड़के को भी पढ़ने का अधिकार है। समझ गए? तो इसलिए सरकारी स्कूल जरूरी है। तो ये समानता पर बल देंगे, समाजवाद। एक और विचारधारा है, एक विचारधारा है, कौन सी? आदर्शवाद। आदर्शवादी विचारधारा क्या कहती है? आदर्शवाद, ये आदर्शवाद कहता है कि सब कुछ राज्य में है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब राज्य जो भी कहे, व्यक्ति आंख मूंद कर उसकी आज्ञा का पालन करे, इसी में उसकी स्वतंत्रता है, उसकी समानता है, उसके अधिकार है। ये क्लियर हुआ? जैसे भारतीय दाम्पत्य जीवन है तो वहां क्या उम्मीद की जाती है? व्यक्ति का मतलब महिला का हीरो, पत्नी का हीरो उसका पति है, वह परमेश्वर है। परमेश्वर जो भी कहें उसको पत्नी को सहस्र स्वीकार करना चाहिए, आंख मूंद के उसका समर्थन करना चाहिए, दिल में बसा के उसकी पूजा करनी चाहिए। समझ रहे हैं? इसी में उसकी स्वतंत्रता है, इसी में उसका अधिकार है। ये तो हमारा दाम्पत्य जीवन कहता है, ये आदर्शवाद है। तो इसका मतलब सब कुछ पति में है, पति से बाहर पत्नी के लिए कुछ भी नहीं है। वही यहां भी है, सब कुछ राज्य में है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या कहेगा? अधिकतम राज्य की बात कहेगा कि नहीं? जो कुछ है सब कुछ राज्य में है। तो यहां क्या मानेगा? ये राज्य में सब कुछ है, राज्य में ही सब कुछ है, सब कुछ है,
राज्य में ही सब कुछ है, राज्य से बाहर कुछ नहीं। राज्य से बाहर कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं, राज्य से बाहर कुछ नहीं है। ठीक, राज्य में ही सब कुछ है, राज्य से बाहर कुछ नहीं है। इसका मतलब ये किसकी बात करेगा? ये अधिकतम राज्य की बात करेगा, अधिकतम राज्य की बात करेगा, अधिकतम राज्य की बात करेगा। कहेगा कि राज्य जो भी कहे उसका आंख मूंद कर समर्थन करना चाहिए। तो आपका आदर्श राज्य ही है। राज्य से बाहर आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक, तो एक तरह से देखिए, यहां वाला जो ये स्वतंत्रता किस तरह की सरकार में हो सकती है? लोकतंत्र। तो ये लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे। ठीक है, लोकतंत्र। ये समाजवाद या मार्क्सवाद, लोकतंत्र और ये समानता कहां आ सकती है? समाजवाद या मार्क्सवाद में ये समानता आ सकती है, मार्क्सवाद में। ठीक, और आदर्शवाद में क्या है? ये निरंकुशवाद है। निरंकुश मतलब राज्य पर कोई अंकुश नहीं है। राज्य जो कहे वही व्यक्ति को करना पड़ेगा, पति जो कहे वही पत्नी को करना पड़ेगा। तो ये निरंकुशवाद है, निरंकुशवाद। ठीक है, तो निरंकुशवाद में दो विचारधाराएं हैं राजनीति में। एक इटली में फांसीवाद स्थापित हुआ था मुसोलिनी के नेतृत्व में, फांसीवाद, और यहां नाजीवाद स्थापित हुआ था। कहां? नाजीवाद जर्मनी में, हिटलर के नेतृत्व में। तो कहने का मतलब है कि देखिए, आपका पूरा सिलेबस हमने बता दिया। यहां स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार समझ लीजिए, स्वतंत्रता का अधिकार। यहां स्वतंत्रता और अधिकार दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, और ये सत्ता है राज्य के बारे में, राज्य की उत्पत्ति, राज्य का विकास, ये सब पढ़ना है। ये तो सामान्य बातें हैं। लेकिन स्वतंत्रता, अधिकार है, समानता, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ आपको लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है, समाजवाद के बारे में पढ़ना है, फांसीवाद नाजीवाद के बारे में पढ़ना है। तो आपका राजनीति शास्त्र का ये सिलेबस हो गया और यही राजनीति शास्त्र की मूल थीम हो गई। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यही पूरा आपके सिलेबस में है। और यही देखिए, इन्हीं विचारधाराओं में कुछ नाम पढ़ने हैं, जैसे यहां पर हाफ्सलाक, रूसो, बेंथम, मिल। ठीक है, और थोड़ा सा इसको एक टच देते हैं ग्रीन, मिल। यहाँ समाजवाद में मार्क्सवाद पढ़ना है, और यहाँ हीगल है, ग्रीन वगैरह पढ़ना है आदर्शवाद में। ठीक है, यही आपका सिलेबस है। तो अगर आप अपने सिलेबस को देखें तो आपके सिलेबस में ही शुरू में राजनीति की परिभाषा, फिर राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, कार्य, इन सब चीजों के बारे में, फिर अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इसके बारे में पढ़ना है। फिर लोकतंत्र, समाजवाद, फांसीवाद, नाजीवाद के बारे में पढ़ना है, और दूसरा पार्ट संविधान है। तो यही इतना पढ़ना है, और उम्मीद है कि राजनीति की एक कहानी आपको कुछ समझ में आई होगी। और राजनीति में कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना नोट्स दे देंगे वही पढ़ लीजिएगा। यूथ जो आती है पीसीएस का हल पेपर, पहले पीसीएस प्री में राजनीति होता था ना, तो वो वही पेपर यूथ वाली किताब ले लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं लेना है। पढ़ेंगे, ये दावा रहेगा
कि आप हो सकता है सारे क्वेश्चन कर ले जाएं, नहीं तो कम से कम कितना भी खराब पोजीशन होगी 55-56 रहेगा ही इतने से। तो चलिए यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।